आज मैं आप लोग को पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर पढ़ाऊँगा, जिसके बारे में मैंने पिछले क्लासेस में आपको थोड़ा सा नोट्स बता दिया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप हमारे विद्यालय की वेबसाइट www.sbicollege.org पर जाकर विज़िट करें और वहाँ पर आप ऑनलाइन एडमिशन की फॉर्म भरकर हमारे विद्यालय से जुड़े और इसके साथ ही अपने विषय वस्तु से संबंधित नोट्स तथा अन्य कोर्सेज़ के बारे में सभी प्रकार के जानकारी जो है विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर टीचरों के द्वारा संपर्क कर प्राप्त करें। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया, हमारा आज का टॉपिक है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पिछले सेशन में ही कुछ बातें बता दी थी, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि पुष्प की संरचना क्या होती है, परागण क्या होता है और परागण के प्रकार के बारे में मैंने बताया। तो पुष्प की संरचना आप लोग जानते ही हैं, जिसके अंतर्गत मैंने पुष्प के नर भाग और मादा भाग के बारे में भी बताया था। यह पुष्प का मादा भाग था। पुष्प के नर भाग के रूप में एक जीरे जैसी संरचना होती है जो परागकोश कहलाती है और परागकोश से तंतु जुड़ा हुआ होता है। तंतु यह परागकोश है। इसके अलावा इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका नली कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर जो है बीजांड होता है। बीजांड के अंदर अंडाणु कोशिकाएं विभिन्न क्रमों में लगी हुई होती हैं। अब हम बात करते हैं परागण की। तो परागण मैंने बताया था कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। अर्थात परागकोश के अंतर्गत ये डस्ट पार्टिकल के रूप में परागकण होता है। ये हमारा परागकण है किसी भी पुष्प में। परागकण, अब परागकण का यहाँ से उठकर यहाँ पर ड्रॉप होना, यहाँ पर गिरना, यही परागण है। ठीक है बच्चों, यानी परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। और परागण के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो मैंने स्वपरागण के लिए भी बताया था कि स्वपरागण में एक ही पौधे के किसी पुष्प का उसी पौधे के उसी पुष्प पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर अगर परागकण पहुंचता है उसके वर्तिकाग्र पर, तब यह क्रिया जो है वह स्वपरागण कहलाती है। परपरागण में बच्चों क्या होता है कि कम से कम दो पौधे होते हैं और एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंचता है, तब यह क्रिया जो है परपरागण कहलाती है। एक बात और, स्वपरागण में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात अगर हम बात करें स्वपरागण की, जिसके अंतर्गत परागकण को, यह परागकण जो है परागकण को नर भाग से मादा भाग जाने में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वपरागण की बात है। लेकिन परपरागण के लिए जब पौधे दो प्रकार के होंगे, जब पौधों की संख्या दो होगी, तो एक पौधे से दूसरे पौधे पर परागकणों को जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। अब वो माध्यम क्या है? या तो जल हो सकता है, या वायु हो सकता है, या फिर जंतु, कीट पतंगे इत्यादि। ये सभी प्रकार के जो बाह्य साधन हैं, उन्हीं के द्वारा जो है एक पौधे से दूसरे पौधे पर परागकण जो है वो जाता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो आता है लघु बीजाणु क्या होता है और गुरु बीजाणु। तो बच्चों, लघु बीजाणु दरअसल परागकोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनने वाला परागकण ही लघु बीजाणु कहलाता है। इसके अलावा गुरु बीजाणु किसे कहते हैं? गुरु बीजाणु मादा जनन अंग के अंडाशय के अंदर बनने वाले अंडाणु कोशिका को गुरु बीजाणु कहते हैं, या जो भ्रूणकोश के अंतर्गत
बनता है। अब आगे अगर हम बात करें परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, तो यह अंकुरण कैसे होता है यह आप देख लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से बच्चों जो है हमारे पुष्प के अंदर का जो नर भाग होता है वो हमारे पुष्प के मादा भाग के साथ इस प्रकार से लगा हुआ होता है। अब जैसे ही हमारा नर भाग जो है वो विकसित होता है, यानी पराग कोष हमारा विकसित होता है, तो पराग कोष के फटने से इसके अंदर उपस्थित जो परागकण है वो परागकण रिलीज होता है, यानी मुक्त होता है। कुछ इस प्रकार से मैंने अपनी सुविधा के लिए इसे ठीक इसके ऊपर ही बना लिया है। अब यहाँ से ड्रॉप डाउन होकर परागकण यहाँ आता है और वर्तिकाग्र पर गिरता है, ठीक है, डस्ट के रूप में गिरा। अब जैसा कि आप जानते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर ही मकरंद का स्राव होता है। यह मकरंद क्या होता है? दरअसल यह ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज इत्यादि शर्करा अणुओं का मिश्रण होता है, जो एक प्रकार से परागकण को अंकुरित होने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अब परागकण की अगर हम संरचना की बात कर ले तो चूँकि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्थात किसी पुष्प में गुणसूत्रों की संख्या अगर 14 है, मान लेते हैं अगर वो मटर का गुणसूत्र है, यानी मटर के पौधे के अंदर उसके गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, जो नर युग्मक बना हुआ है उसके अंदर भी 7 गुणसूत्र होते हैं और उसी प्रकार से मादा गुणसूत्रों के अंदर भी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 7 गुणसूत्र डिवाइड होते हैं। अब इस प्रकार से क्या होता है कि यह जो 7 गुणसूत्र वाला हमारा परागकण है कुछ इस प्रकार से एक उसका केंद्रक होता है, इसका कुछ अपना जीव द्रव्य होता है और यह रोमा भी ऐसे निकला होता है। जैसे ही यह परागकण यहाँ पहुँचता है, हम एक परागकण को लेकर यहाँ आपको निर्देशित कर रहे हैं, यह परागकण है हमारा और यह इस प्रकार से होता है। इसके अलावा जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो वर्तिकाग्र के सरफेस एरिया पर यानी सतह एरिया पर जो है वह मकरंद रस का श्रावण होता है, जिसके अंतर्गत कई सारी शर्कराओं का घोल होता है। इन्हीं शर्कराओं को ही रसपान करने के लिए, यानी इन्हीं शर्कराओं को पीने के लिए या खाने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कीट जो है फूलों पर मंडराते रहते हैं। और इसका एक दूरगामी उद्देश्य यह भी होता है कि पुष्प इसी मकरंद रस के द्वारा और पुष्पों के चटक रंग के द्वारा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण कीटों के पंखों या फिर पैरों से परागकण टकराकर जो है उनका परागण यहाँ वर्तिकाग्र के सरफेस एरिया पर हो जाता है। अब जैसे ही परागकण यहाँ पहुँचता है तो यहाँ मकरंद रस के कारण यह धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा बच्चों, एक बीजपत्री में परागकण का एक जनन छिद्र होता है, जबकि 2 बीजपत्री में परागकण के अंदर 2 से 3 या फिर अनगिनत 2-3 जनन छिद्र होते हैं। यानी एक बीजपत्री में जनन छिद्र
एक ही होता है जहाँ से स्पोर्स निकलते हैं, यानी पराग अंकुरण जहाँ से प्रस्फुटित होता है वह छिद्र केवल एक होता है। इसके अलावा द्विबीजपत्री के अंतर्गत 2 या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही ये यहाँ आया धीरे धीरे क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। यहाँ वर्तिका नलिका भी होती है और इसी के सहारे यह पराग नलिका का भी निर्माण होता है। और यह पराग नलिका जो है बिल्कुल ऐसे होते हुए नीचे से होते हुए यह क्रमशः निभाग से होते हुए, बीजांड के निभाग से होते हुए यह भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भ्रूणकोश के अंदर यह नलिका आकर प्रवेश करती है। जैसे ही यह नलिका, पराग नलिका जो है वो भ्रूणकोश से आकर जुड़ती है यहाँ नीचे की तरफ, तब जाकर क्या होता है, यहाँ से पराग कण का जो केंद्रक होता है वह चलना आरंभ करता है। अब इस दौरान यही जो है पराग कण का अंकुरण कहलाता है, जब वह मकरंद से होते हुए भ्रूणकोश से आकर जुड़ता है। यह क्रिया हमारा बच्चों पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण संपन्न हो जाता है। अब इसके पश्चात क्या होता है, अगला हमारा आता है प्रक्रिया दोहरा निषेचन का, यानी अब निषेचन कैसे हो रहा है यह हम समझेंगे। तो निषेचन के लिए क्या होता है, जैसे ही पराग नलिका जो है वो भ्रूणकोश से आकर जुड़ती है या लगती है, इस दौरान क्या होता है, पराग कण के अंदर का जो केंद्रक होता है वह गमन करने के लिए आरंभ करता है। और गमन करने के साथ साथ यह जैसे ही आगे बढ़ता है तो पराग नलिका का जो यह केंद्रक होता है, इस केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान बच्चों क्या होता है, इसके केंद्रक का समान रूप से विभाजन होता है, यानी इसके केंद्रक के अंदर जो भी गुणसूत्रों की संख्या थी, यहाँ हमने 7 माना था, यही 7 गुणसूत्रों वाला यह जब केंद्रक होता है, समसूत्री विभाजन के दौरान 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, जिसके प्रत्येक केंद्रक में 7 ही 7 गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। 7 गुणसूत्र दोनों में होते हैं बच्चों। इस प्रकार से यह विभाजन होकर 2 केंद्रक के रूप में यह आगे बढ़ता है। और जैसे ही यहाँ भ्रूणकोश के अंदर बच्चों पहुँचता है, तो भ्रूणकोश के अंदर पहुँचने के दौरान आप भ्रूणकोश के अंदर 8 केंद्र की कोशिकाएं होती हैं। वो 8 केंद्र की कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं, जिनमें ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। बीच में जो होती है, यह बीच में अंडाणु कोशिका होती है। नीचे जो होती हैं वह एंटीपोडल सेल होती हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार से 3, 3, 6 और 2, 8 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें जो यह
अंड कोशिकाएं होती हैं इनके गुणसूत्रों की संख्या n होती है, n होती है। इसके अलावा जो यह होती है सहायक, ठीक है, और यह यह 2n के रूप में होती है, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। अब जैसे ही यह परागकण बच्चों यहाँ से अंदर भ्रूणकोश से अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करने के दौरान पहला केंद्रक जो है वह, यानी यहाँ परागकण का जो पहला केंद्रक है, पहला केंद्रक परागकण का फर्स्ट केंद्रक जुड़ता है यन के रूप में, यन के रूप में ये बच्चों है, और यन के रूप में अंड कोशिका है। इस प्रकार से जब पहला केंद्रक जो है अंड कोशिका से जुड़ता है, जुड़ने के दौरान क्या होता है कि यह n प्लस n आगे चलकर 2n हो जाता है और निर्माण होता है जाइगोट का, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। जैसे ही यह क्रिया संपन्न होती है बच्चों, दरअसल यह क्रिया ही निषेचन कहलाता है और इसे ही सत्य निषेचन कहते हैं, यानी यह क्रिया सत्य निषेचन कहलाता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। अब बाकी बचा जो दूसरा वाला परागकण का केंद्रक होता है बच्चों, यह परागकण का केंद्रक जो है हमारे द्वितीय केंद्रक से आकर जुड़ता है, ठीक है बच्चों। यह जो हमारा द्वितीय केंद्रक 2n वाला है, इसी केंद्रक से आकर हमारा दूसरा वाला परागकण यहाँ टकराता है। परागकण का द्वितीय परागकण का सेकंड केंद्रक जुड़ता है हमारे भ्रूणकोश के द्वितीय केंद्रक के साथ। यहाँ भ्रूणकोश के द्वितीय केंद्रक के साथ, और इस प्रकार से बनता क्या है, n प्लस पहले से ही यहाँ 2n था और यह हो जाता है 3n, और यह 3n होकर बच्चों यह कहलाता है त्रिक सम्मेलन। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है बोर्ड के कि त्रिक समेकन क्या होता है या दोहरा निषेचन क्या होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है बच्चों। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, या त्रिक समेकन किसे कहते हैं, या त्रिक संलयन किसे कहते हैं, या 3n कब बनता है, त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण कब होता है। तो दरअसल यह निर्माण इस प्रकार से दोहरे निषेचन के समय ही, जब बीज का निर्माण होता है तभी होता है। अब बच्चों यहाँ n प्लस 2n मिलकर 3n हो गया, और यह 3n बच्चों आगे चलकर भ्रूणकोश बनाता है। भ्रूणकोश भ्रूणकोश बनाता है। यहाँ भ्रूण का निर्माण हुआ और यहाँ भ्रूणकोश का निर्माण हुआ। इस प्रकार से पहला निषेचन यह था सत्य निषेचन के रूप में, और दूसरे वाले परागकण से यहाँ यह दूसरा निषेचन हुआ, जिसे हम त्रिक समेकन कहते हैं, दूसरा निषेचन। इस प्रकार से किसी भी पुष्प के अंदर
दो प्रकार से, यानी एक बार भ्रूण बनता है और दूसरी बार भ्रूणपोष बनता है। इस प्रकार से दो बार निषेचन होने की यह घटनाक्रम को हम दोहरा निषेचन कहते हैं या द्विनिषेचन कहते हैं या त्रिक समेकन भी कभी कभी इसको कहा जाता है। यह भी इसी घटना चक्र के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं इनके नामों की। तो यहाँ इसे हम कहते हैं तृतीयक केंद्र, ध्रुवी कोशिका, अंड कोशिका के साथ ही परागकण का फर्स्ट यन मिलता है, फर्स्ट यन परागकण, और द्वितीयक केंद्रक 2n के साथ सेकेंड यन परागकण, पराग केंद्रक मिलता है बच्चों। यहाँ केंद्रक कर लेंगे। केंद्रक। इस प्रकार से पहले और दूसरे प्रकार का यह निषेचन संपन्न होता है, जिसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। अब हम यह बताना चाहेंगे कि भ्रूण और भ्रूणपोष क्या होता है, क्योंकि कई सारे बच्चों को यह कन्फ्यूजन हो गया कि भ्रूण क्या है और भ्रूणपोष क्या है। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि बीज क्या होता है और बीज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम मान लेते हैं एक घर में सामान्य रूप से मटर या चना तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अगर हम चने की बात ले लेते हैं तो चने की एक दलिए को अगर हम बीज से तोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार की कैप निकलकर हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से होता है बच्चों। अब इस कैप में जो है यहाँ वाला जो वाइट कलर का पोर्शन होता है छोटा सा, दरअसल यही वाइट वाला भाग भ्रूण कहलाता है। ठीक है। और यह जो पूरा बड़ा सा सरफेस एरिया है, दरअसल यही भ्रूणपोष कहलाता है। भ्रूणपोष कहलाता है। अब चूंकि भ्रूण से ही पौधे का निर्माण होता है, यानी किसी भी पौधे की उत्पत्ति भ्रूण से ही होती है। भ्रूण के ऊपरी भाग से प्रांकुर निकलता है और भ्रूण के साइड वाले भाग से मूलांकुर निकलता है, यानी जड़। और यहाँ प्रांकुर, जिससे तने व पत्तियों का विकास होता है। ठीक है। अब इसी के साथ हम यह देखते हैं कि इनका विकास कैसे हो रहा है, क्योंकि ना ही तो इस भ्रूण के पास कोई पहले से जड़ है और ना ही इस भ्रूण के पास पहले से क्लोरोफिल वाली पत्ती है। तो फिर आखिर में इस भ्रूण का विकास किस माध्यम से हुआ? तो बच्चों, इस भ्रूण का विकास, यह जो भ्रूणपोष है, इसी के द्वारा हुआ। दरअसल इसी भ्रूणपोष में इसको ऊर्जा देने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व संग्रहित होते हैं। बीज के अंतर्गत यही दो चीज़ें होती हैं, पहला भ्रूण और दूसरा भ्रूणपोष। भ्रूण और भ्रूणपोष से ही के संयुग्मन से ही एक परिपक्व बीज का निर्माण होता है, और इस भ्रूणपोष के द्वारा ही इस भ्रूण को ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा के द्वारा जो है प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होता है। ऑक्सीजन श्वसन के जरिए जो है बच्चों, जब ऑक्सीजन का दहन होकर यहाँ इसके प्रोटीन वाले अवयव टूटते हैं तो ऊर्जा जो मुक्त होती है, उसी ऊर्जा के द्वारा जो है यह मूलांकुर और प्रांकुर का विकास होता है, जिसके द्वारा एक पौधे की उत्पत्ति होती है। इस तरह से भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण हमारे इस प्रकार के दोहरे निषेचन के द्वारा बच्चों संपन्न होता है। अब आगे अगर हम बात करें तो दोहरा निषेचन की खोज किसने की? तो खोज नवाशीन नामक वैज्ञानिक एक हैं।
नवासीन नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने 1898 में दोहरा निषेचन की खोज की। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अब हम बात करेंगे निषेचन के दौरान होने वाले परिवर्तन की। तो निषेचन जैसे ही संपन्न होता है, जो ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं वह भ्रूणकोश और भ्रूणपोष को बनाने में, यानी भ्रूणपोष की वृद्धि करने में सहायक होती हैं। बीजांड के विकसित होने में भी सहायक होती है। बीजांड जो है फूलकर परिपक्व होता है और विकसित होता है। इसके अलावा पत्तियां झड़ जाती हैं, परागकर झड़ जाते हैं और अंडाशय का विकास होने लगता है। अंडाशय फूलकर वृद्धि करता है, रसीला मोटा हो जाता है। इसके अंदर बीज जो है वो पूरी तरह से परिपक्व होने लगते हैं और इस प्रकार से अंडाशय जो है फूलकर जब विकसित होता है तो इससे हम फल की संज्ञा दे देते हैं। आगे अगर हम बात करें तो फल में क्या होता है, तो बच्चों कई बार ऐसे भी अपवाद देखने को मिले हैं कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के से बने फल को हम अनिषेक फलन कहते हैं, यानी बिना निषेचन से ही अगर फल का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार के फल में बच्चों बीज का निर्माण नहीं होता। मैंने कहा अंडाशय जब फूलकर मोटा और रसीला हो जाता है तो हम उसे एक प्रकार से फल का नाम दे देते हैं, परंतु नॉर्मली देखा जाए तो हमारा बीज जो है उसके अंदर रहता है यही। लेकिन अनिषेक फलन में चूंकि निषेचन तो हुआ नहीं है, इस वजह से जो है फल का निर्माण, यानी अंडाशय फूलकर वृद्धि कर मोटा और मांसल हो जाता है और इस प्रकार से बने फल को हम अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के ही फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इस संबंध में सेब, नाशपाती एग्जाम्पल के लिए सेब व नाशपाती, ये दो ऐसे फल हैं बच्चों जिनका पुष्पासन वाला भाग, यानी नीचे का पुष्पासन वाला भाग जो है, किसी भी पुष्प का जो पुष्प के नीचे का जो स्टैंड होता है वही पुष्पासन वाला भाग कहलाता है। यही पुष्पासन वाला भाग बच्चों फूलकर मोटा और मांसल हो जाता है, जो खाने योग्य हो जाता है और हम उसे फल कहते हैं। तो असत्य फल के रूप में सेब और नाशपाती हैं। क्योंकि इनके पुष्पासन वाले भाग फूलकर मोटे और मांसल हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें हम असत्य फल की श्रेणी में रखते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में 2 नंबर में यह पूछ देता है कि असत्य फल किसे कहते हैं या अनिषेक फलन किसे कहते हैं। तो अनिषेक फलन बिना निषेचन के ही फल जैसी वृद्धि होने को हम अनिषेचन फलन कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप सेब व नाशपाती दे सकते हैं, जो असत्य फल के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।